बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। मेरे मन मंदिर में मैया आना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। सारे गामा पधनी सा मैया मैं तो जानू ना, सारे गामा पधनी सा मैया मैं तो जानू ना। सात सुरों को मैया मेरी मैं तो पहचानू ना। कीर्तन में मैया तुमको आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। तू ही अम्बे तू ही दुर्गा तू ही महाकाली है, तू ही अम्बे तू ही दुर्गा तू ही महाकाली है। भक्तों में मेरी अम्बे मैया करती रखवाली है, ज्योति में तुमको समाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है, तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है। सबसे पहले मैया तेरी वंदना जरूरी है, ताल से ताल मिलाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। हो 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 आ गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो चुनौतियों के ऊपर हमको समाधान उनका बताना है कि इनका अगर ये चुनौती आ रही थी, समाधान क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रेजेंटेशन को देना कोई भी। हाँ ठीक है, स्वागत। हमारा टॉपिक देखा गया मिशन के अंतर्गत अब तक किए गए प्रयासों की समीक्षा। तो उनमें क्षेत्र में हमारा पहला क्षेत्र है आपके प्रयास। तो इसमें जो हमें उपलब्धियां प्राप्त हुई, जो हमें सामूहिक चर्चा की, उसमें ये पता चला कि कविता एवं गतिविधि से बच्चों में पढ़ने की रुचि जागृत करना है ना। हम बच्चों को कविता और गतिविधि के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि वो हेजिटेशन ना करे, खुल के सामने आए। दूसरा है टीएलएम का अधिक से अधिक उपयोग करना। जो भी हम वर्ण मात्रा जो भी सिखाना चाहते हैं तो उस पर हम टीएलएम पहले से बना के रखें। इसमें चुनौतियां हमें आती है
कि कुछ बच्चे अनियमित रहते हैं, तो ये एक चुनौती है। दूसरा कि सभी बच्चे समान स्तर पर एक साथ नहीं पहुंच पाते हैं ना, कमी आ जाती है। अगला क्षेत्र है बच्चों के सीखने की। अब बच्चों के सीखने में क्या उपलब्धियां मिली है कि बच्चे समझ के साथ बेहतर ढंग से सीखते हैं। जो हमारा FLN पद्धति से जो पूरा सिलेबस बनाया गया है, जो हम उन्हें उसी तरीके से अगर पढ़ाते हैं तो बच्चे समझ के साथ पढ़ते हैं, उन्हें रटते नहीं हैं। दूसरा है बच्चे ध्वनि जागरूकता। हमने ध्वनि जागरूकता में यही है कि ध्वनि जागरूकता अगर हमने करवा दी तो बच्चे वर्ण और मात्रा को रटेगा नहीं, और अगर वर्ण मात्रा को रटेगा नहीं तो जब हम उन्हें श्रुत लेखन करवाएंगे तो बच्चा आसानी से कर लेगा उस चीज़ को। और इसमें चुनौती ये है कि कमज़ोर बच्चे जो होते हैं वो धीमे सीखते हैं, तो वो बच्चे पीछे रह जाते हैं, ये चुनौती आती है, तो हमें उनमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। अगला क्षेत्र है शिक्षण संदर्शिका की उपलब्धियाँ। अब शिक्षण संदर्शिका हम सबको उपलब्ध होगी, तो उससे क्या उपलब्धि है कि हमें शिक्षण एक रोड मैप के रूप में पाठ योजना उपलब्ध होना है ना, पूरी बनाई रखी है कि हमें किस वर्ण पे हमें आज जाकर किस वर्ण पे काम करना है, कौन सी मात्रा सिखानी है, क्या शब्द सिखाना है, वो पूरा तैयार मिलता है। दूसरा है शिक्षक संदर्शिका पाठ्य पुस्तक का समायोजन। कक्षा दूसरी की तो नहीं, लेकिन कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक का उसमें समायोजन किया है। जैसे हमने अवर्ण वर्कबुक में करवाया है, तो वो संदर्शिका में पेज नंबर दिया रहता है कि इस पेज नंबर पे हमें जाना है और अवर्ण पे कार्य करवाना है, तो ये भी इसमें समायोजन किया, ये बहुत अच्छा है। अगला है चुनौती कि शिक्षण संदर्शिका में वही समय नियोजन की बात आ जाती है कि कभी कभी कुछ कार्य ऐसा आ जाता है तो उसके अनुरूप हमारा समय एडजस्ट नहीं हो पाता है। अगला क्षेत्र है अभ्यास पुस्तिका की उपलब्धि। अभ्यास पुस्तिका जो हमें मिली उससे क्या उपलब्धि हुई कि अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक वर्ण और मात्रा पर अधिक कार्य होने से बच्चे जल्दी सीखते हैं, है ना। उसमें जैसे हम वर्ण के अनुरूप जो उसके चित्र होते हैं उस पर घेरा बनवाते हैं, ध्वनि जागरूकता, फिर वर्ण के प्रतीक बताते हैं, तो उस वर्ण पे बहुत कार्य किया गया है, तो बच्चे उन्हें जल्दी सीखते हैं और उसमें रटन पद्धति नहीं होती। अगला है अभ्यास पुस्तिका होने से हमें अलग से बच्चों को नोटबुक में ना तो कार्य देने की आवश्यकता होती है, कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं होती, सब उसी में रहता है। उसमें चुनौती ये आती है कि कुछ बच्चे नियमित नहीं आते, जिससे उनका कार्य अधिक बढ़ जाता है। मान लो बच्चा 1-2 सप्ताह की गैप अगर हो जाती है तो फिर हमें वो वर्क करवाने में थोड़ा टाइम लगता है। अगला क्षेत्र है कक्षा शिक्षण अप्रोच की आई डू वी डू यू डू। अब इसमें क्या उपलब्धि मिली है कि जब हम आई डू वी डू यू डू के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे हमारे साथ बच्चे वो गतिविधि करते हैं, शिक्षक और बच्चे एक साथ गतिविधि करते हैं, है ना। दूसरा ये है कि इस गतिविधि से बच्चों का आकलन पड़ता है। जब हम यू डू करवाते हैं तो उससे हम बच्चों को जब एक एक बच्चे को खड़ा करके पूछते हैं तो हमें उस समय ये पता चल जाता है कि जो हमने सिखाया है वो किन बच्चों ने सीख लिया और कौन नहीं सीख पाया। इसमें चुनौती हमें ये मिलती, कुछ बच्चे झिझक महसूस करते वो खुल के सामने नहीं आ पाते, तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। अगला क्षेत्र है आकलन की उपलब्धि। आकलन द्वारा बच्चों के उद्देश्यों की पूर्ति का पता चलता है कि हमने जो जितने उद्देश्य हमें सिखाने थे आवधिक आकलन के पहले, तो उन बच्चों ने पूर्ति कर ली। इस आकलन से हमें पता चलता है। और उससे जो कमज़ोर बच्चे निकल कर आते हैं तो हमें उन पर विशेष ध्यान देना पड़ता है और क्या तरीके हम और अपना सकते हैं कि वो बच्चे उन उद्देश्यों की पूर्ति जल्दी से कर लें। चुनौती इसमें ये आती है कि वही अनियमित बच्चे अगर होते हैं तो उनके आकलन करने में थोड़ी समस्या आ जाती है, हमारा कार्य बढ़ जाता है। अगर एक साथ आए तो हम एक साथ बच्चों का आकलन एक दिन में कर लेंगे, लेकिन बच्चे अनुपस्थित है तो हमें वही कार्य पढ़ाना भी और फिर आकलन भी करना, सब काम हो जाता है एक साथ। अगला क्षेत्र है अन्य नवाचार। अब इसमें यही है TLM जो भी हमारे पास फ्लैक्स है, कार्ड है ना, अपने यहाँ सब चार्ट लगे, सब TLM का ही रूप है। और हम इसमें और बच्चों के सीखने के स्तर अपने स्तर से बना सकते हैं। तो TLM का प्रयोग बच्चों के सीखने के स्तर में विकास तेजी से होता है। और इसमें चुनौती ये आती है कि TLM बनाने के लिए हमें अतिरिक्त समय लगता है, पढ़ाने के अलावा हमें और समय देना पड़ता है।